एक रात फिर मुझे वही दौरा पड़ा और मेरे हाथ पांव ईंट गए, दिमाग बोझल हो गया और सीने में जलन होने लगी और आंखें उबलने लगी। घर में सब सो रहे थे और मैं अपने बिस्तर पर मौत और रिसत की कश्मकश में पड़ा था और कोई मेरी मदद के लिए भी नहीं आया, क्योंकि मेरी चीख हलक में ही घुट कर रह गई थी और इस आलम में भी छत पर हस्बे साबक कुछ शबीयत सी दिखाई दी। कुछ साए गुड़मुड़ होते हुए नजर आए और मैंने खौफ और दहशत से आंखें बंद कर ली। उसके बाद जो कुछ मैंने देखा और उससे मेरे जिस्म पर लर्जा तारी हो गया। जिस लकड़ी पर बसेरा है उसी को काटा जा रहा है। जब तक लकड़ी कट नहीं जाएगी यही होता रहेगा, यही होता रहेगा। साधु मुस्कुराते हुए बोला, किधर है राजकुमार? उस कमरे में एक साथ बहुत सी आवाज़ें आईं। साधु ने विनिश की ख्वाबगाह में दाखिल होकर उसकी एक नज़र में सहरी पर डाले। विनिश के चेहरे पर चादर पड़ी हुई थी। वो कुछ देर वहीं ठहरा रहा और बदबदाता रहा। चल भाई वापस चल, सब ठीक ठाक है, साधु ने वापस होते हुए कहा। कोई खतरनाक बात तो नहीं? माया देवी ने दबी हुई आवाज़ में पूछा। बच गया, बच गया, उसने बेनज़ी से कहा और मुझसे बुलंद आवाज़ में बोला, ख्याल रखियो। ये बात सभी ने सुनी थी। साधु मुलाकाती कमरे में एक तायराना नजर डालता हुआ बाहर जाने लगा और जाते जाते अचानक ठहर गया। नारियो, वो बुजुर्गाना लहजे में बोला, काला और सफ़ेद को पहचानो। क्यों अपना गला खुद काट रही हो? अपनी आंखों से मैल निकालो, अपने दिल साफ करो, नहीं तो देवी को गुस्सा आ जाएगा। क्यों रे? उसने मुझसे पूछा। देवी नाराज हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, इन्हें समझा दे। कोई नहीं समझता, मैंने फसुर्दगी से जवाब दिया। सब नशे में हैं, सब ने आंखें बंद कर ली हैं। मौका गनीमत देखकर मैंने पुरजोर आवाज में कहा, तो फिर भगवान जाने तू किन चक्करों में पड़ गया है। आप मेरे साथ आ। ज़रूर आऊँगा, ज़रूर आऊँगा, बस कुछ दिन रह गए हैं। जब मैं साधु को राहदारी में छोड़ने आया तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि भवन में अफरा तफरी फैली हुई है। सरासीमा चेहरों ने बढ़कर मेरा इस्तकबाल किया। बहुत से मुलाजमों ने मुझे घेर कर पूछा। मैंने उन्हें तसल्ली दी, हालांकि मन में से बहुत से के लिए एक ये खबर वहशत का सबब बन गई होगी। राजकुमार विनिश भून की उम्मीदों का मरकज था और फिर कोई और राजकुमार इतना ज़हीन, इतना फसीह नहीं था जो भून के मामलात में नगरान के सिये से कबूल किया जाए। सुरेश छोटा था, नरेश चंद्र आला तालीम के लिए बाहर गए हुए थे। प्रकाश चंद्र के बाद मोहित चंद्र, फिर विनय चंद्र, और भून में हर तरफ खामोश छाया हुआ था। हर शख्स अपना राग अलाप रहा था। कोई कहता था कि यह महाराज अमरनाथ की शरारत है क्योंकि अंग्रेज राजकुमार विनिश को गद्दी देना चाहते थे। किसी का ख्याल था कि कोई बदरू इस भून में आ गई है। कोई जगदीप की तरफ इशारा करता। उन सब का ख्याल था कि मैं कोई नई बात बताऊंगा। रास्ते में मुझे डाली मिल गई और उसका चेहरा गंदा, मैला और दर्द हो रहा था। उसने मुझसे कोई सवाल नहीं किया, बस ये यकटक देखा कि और इस बार रोई भी नहीं। मेरे कपड़े विनिश के खून से अलविदा थे। मैं अपनी खौफजदा हरनी डाली की पुष्ट पर हाथ रखे उसे क्वार्टर तक ले आया। डाली ने बराबर के क्वार्टर से गुड्डे को वसूल किया। मैं रात भर गायब रहा था और गुज़श्ता कई रातों से ये सिलसिला जारी था। अब कहने सुनने के लिए कुछ नहीं रह गया था। मुझे मालूम था कि वो क्या कहेगी और उसे मालूम था कि मेरा जवाब क्या होगा। इसलिए उसने कोई सवाल ना करके मुझे जवाब की जहमत से बचा लिया। थकन से बदन चूर चूर था। घर जाकर थकन का एहसास शदीद हो गया। मैं चारपाई पर किसी शराबी की तरह गिरा और ढेर हो गया। चंद लम्हों के लिए तो सुध बुध भी नहीं रही। फिर ऐसी आंख लगी जैसे मैं मर गया हूँ, मगर जल्द ही मुझे दोबारा जिंदा होना पड़ा। जैसे तैसे जिस्म पर एक घड़ा पानी का डाला। डाली ने कपड़े धो रखे थे। मैं वर्दी पहनकर फिर मैदान जंग की तरफ चला। डाली ने सिर्फ इतना पूछा, कहाँ जाएगा शेरू? तुझे खाऊंगा, मैंने एक बेतुका सा जवाब दिया। खाता जा, पता नहीं वापस आना हो या ना हो। सच कहती है, मैंने ठंडी सांस लेकर कहा। जो कुछ मौजूद है जल्दी ले आ, नाज नखरे मत करना, देर हो रही है। नाज नखरे किस पर करूंगी? वो उदासी से बोली और डलिया में रखी हुई रोटियां उसने मेरे सामने पेश कर दी। मैंने ये इजलत तमाम उन्हें जहर मार किया। पानी पीकर मैंने जीप बटाने के लिए गुड्डे को गुदगुदाया। रोती क्यों है रे? मैंने उसकी पेशानी का उछलता हुआ बोसा लिया और तेजी से बाहर निकल आया। जैसे ही मैं बाहर आया मैंने देखा कि दो आदमी भागते हुए मेरी तरफ आ रहे हैं। मुझे कुपकपी सी आ गई। क्या बात है भैया? मैंने उनके करीब जाकर झिझकते हुए पूछा। राजकुमार तुम्हें बुला रहे हैं मोहनदास जी, उन्होंने हाँफते हुए कहा। क्यों, खैरियत तो है ना? मैंने तशवीश से पूछा।
पता नहीं मोहनदास, हमें तो अंदर से ये इतला दी गई थी कि तुम्हें बुला लाएं, भगवान जाने क्या बात है। मैं उधर ही जा रहा हूँ, मैंने उलझते हुए कहा। भगवान भवन में कई अजनबी गाड़ियाँ खड़ी थीं। विनय चंद्र ने मुझे याद किया है। मेरी समझ में कुछ नहीं आया कि क्या मुझे फौरन जाना चाहिए। एक मर्तबा उसी तरह बुलाकर मुझे पुलिस के सामने पेश कर दिया गया था। मैंने अपनी रफ्तार सुस्त कर दी। मुमकिन है कि विनिश की आंख खुली हो और उसने मुझे वहाँ ना पाकर अज़राब महसूस किया हो। यकीन उसे यह ख्याल होगा कि उसकी बीमारी मेरी ज़िंदगी के लिए बहुत से खतरों का बायस हो सकती है, जैसा कि मैंने उसके बारे में सोचा था। वो चाहता होगा कि मैं हर लम्हे उसके सामने रहूं, क्योंकि इस तरह मैं ज़्यादा महफूज रह सकता हूं। अब इसमें कोई शुबा नहीं था कि भून में उसके सबसे जिगरी दोस्त मैं हूं। इस कियास आराई से मेरी बीमारी ज़हन को शिफा मिली। लेकिन अगर ऐसा ना हुआ और मुझे पुलिस के हवाले कर दिया गया तो? पुलिस जिसके नाम से मेरी रूह लर्ज जाती थी, बज़ाहिर मेरी गिरफ्त का कोई इम्कान नहीं था। कोई ऐसा निशान नहीं था जिससे यह साबित होता कि गुज़श्ता रात राम प्रसाद और तिवारी की हौलनाक अमवात मेरे हाथों अंजाम पाई हैं। विनिश के पिस्तौल से गोलियां चलीं, किसने चलाई? क्या वह पिस्तौल भून में सिर्फ विनिश के पास था? मैं हादसे के वक्त कहाँ था? बीना रानी के कमरे में, मगर बीना रानी इनकारी हो गई तो क्या होगा? विनय चंद्र की लालत में और कुछ नहीं तो मुझे परेशान करने के लिए पुलिस का तावन हासिल किया जा सकता है। फिर कौन मेरी पुष्ट पनाही के लिए यहाँ बैठा है? शारदा कमज़ोर लड़की है, पारों की हमदर्दियाँ मशकूक हैं। एक बार पुलिस से तो अलग खातर पैदा हो जाने की सूरत में मेरे माजी की लाश खुद बुद बरामद हो सकती थी, और पुलिस से दूर दूर खिंचे रहने में और उस नफरत का डर था, किसी गोशे में अमान नहीं थी। विनय चंद्र ने बीमार होकर मुझे लंगड़ा कर दिया था। मैं भाग भी नहीं सकता था। कलकत्ता की पुलिस एक गुमनाम कातिल की तलाश में थी। राजेपुर की पुलिस में अपना नाम का अंदराज और हो जाता तो जिंदगी की रही सही उम्मीद भी खत्म हो जाती। सदर दरवाजे से दूर से खुला हुआ नजर आता था। भाग जाऊं, और मैंने खुद को आमादा किया। भाग जाऊं तो अपने जुराइम का खुद सबूत फराहम करूंगा और शिकारी कुत्तों को पीछे लगा लूंगा। क्वार्टर में रूपोश हो जाऊंगा तो विनय चंद्र को अकेला छोड़ दूंगा। मर जाऊंगा तो डाली और गुड्डे के कत्ल का सबब बनूंगा। शारदा को दक में मुब्तला कर दूंगा। लिहाजा बेहतर है कि आंखों में आंखें डालकर बात की जाए। महारा आज आए तो उनसे मिला जाए, कमल आए तो उसकी खिदमत की जाए। कर्नल हार्डिंग हैरत अंगेज तौर से देखे तो उसे देखने दिया जाए। ठीक है, पुलिस आएगी, आने दो, पकड़ेगी, पकड़ने दो, राज खुल जाएगा, खुलने दो। मैं बदलते हुए हालात का पहिया बदलने की कुव्वत नहीं रखता था, चुनाचा मुझे हर नए हादसे के लिए मुस्तैद रहना चाहिए। मुमकिन है कोई मोर्जा रूनमा हो जाए। कई बार ऐसा हो चुका है। और कीचू, मैं उसे भूल ही जाता हूँ। कीचू का पुर स्टार वजूद भी तो मेरी दोस्ती का दम भरता है। साधु और पिंडत मुझ पर मेहरबान हैं। ये सब बेवजह नहीं है। मीर जमशेद आलम, आगे बढ़ो, इसके सिवा कोई रास्ता नहीं। एक बार फैसला कर लो, बार बार क्यों सोचते और झिझकते हो? मीर जमशेद आलम ने खुद को एक खिलौना बनाया हुआ था। चाबी भर दो तो घर घर चलने लगता है। किसी सिमत, किसी दीवार का ख्याल नहीं करता था। हर शय से टकरा जाता था। चाबी खत्म हो जाए तो डूबा रहता था। जिंदगी भी एक खिलौना है। उसकी चाबियां नजर नहीं आती, लेकिन हर शख्स को चाबी की जरूरत पड़ती है। भून में आकर कई चाबियां मुझे जिंदा रखे हुए थी। कभी शारदा का हुस्न व जमाल और तफात, कभी विनय चंद्र की दोस्ती की चाबी, कभी प्रीत, हीमा, बीना रानी और जगदेव उल्टी चाबी भर देते थे। उन सब से बड़ी चाबी कीचू की थी। जब मेरी जिंदगी की मोटर किसी दीवार से टकराकर रुकने लगती तो कीचू उसका रुख मोड़ देती थी, और जब कुछ नहीं होता था तो मैं खुद अपने अंदर चाबी भरने लगता। बहुत से लोगों को अपने आप को चाबी लगाना नहीं आती। ये खासा मुश्किल काम है, लेकिन जिससे ये हुनर आ जाता है वो जिंदगी पर कब्जा कर लेता है। मैंने अंदर कदम रखा तो कई शनासा चेहरे नजर आए। मालूम हुआ कि राजेपुर के रईस इब्ने रईस अपने हम जिनस के सिलसिले में बड़े मुतफक्कर थे। पुलिस नहीं आई थी। खुश अतवार और खुश दौक मर्दो जन राहदारी में प्रकाश बून के हसीन और जमील लोगों से महू गुफ्तगू थे। मैं जब अंदर पहुंचा तो कई निगाहों ने मेरा तवाफ किया। किसी ने किसी से पूछा, ये ऊंट गर्दन ऊंची किए कहाँ से आ रहा है? जो जवाब दिया गया होगा वो मैंने नहीं सुना। लिबास इस वक्त मेरा भी बुरा नहीं था, लेकिन उस पर मुलाजमों की छाप पड़ी हुई थी। बुरा मानने की बात नहीं थी। मैं बहरहाल यहाँ एक मुलाजम था। विनय चंद्र भून और राजेपुर में अनजहानी प्रकाश चंद्र की फैली हुई दौलत का बिला शिरकत गैर मुख्तार नहीं था, निगरान जरूर था। मुलाकाती कमरे में भी मेहमान मौजूद थे।
इधर से उधर थरक रहे थे और मुलाजिम मुस्तैदी से अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे। खुश रंग दासियाँ उड़ी उड़ी फिर रही थी। महारानी माया देवी अहकाम सादर कर रही थी। विनय चंद्र के महल का ये हिस्सा पहले भी बून का दारुल हुकूमत था। इस वक्त दारुल हुकूमत ज़बरदस्त सरगर्मी दिखाई दे रही थी। मेरी हालत पहले से बहुत मुख्तलिफ थी। गुस्ल के बाद ऐसा मालूम होता था जैसे ज़हन का मैल छट गया हो। गुस्ल ना किया जाए तो आदमी ना हो जाए। विनेश की यतीम व पसीर भांजी नोखीस सुंदिया अभी जवानी की धैया अचक उचक छोड़ने की फिक्र में थी और वह मेरे पास बिजली की तरह तड़पती हुई आई। वो अब भी रंग तरंग में नहीं बही थी। उस मंजिल में थी जहाँ आंखें हैरत से हर चीज़ को देखती हैं। कच्ची कली मेरी शहर आलाबाद का कोई अध पक्का अमरूद जिस पर सुर्ख दाने होने होते हैं और जो अंदर से लाल होता है, वो तुम्हें बराबर पूछ रहे हैं। उसने मुझसे कहा, सुंदिया जी आप हमारा बड़ा ख्याल रखती हैं। मैंने मस्ती में कहा, तुम मुझे बुरे आदमी नहीं लगते। मैं आपको कैसा लगता हूँ सच सच बताइए। अच्छे। वो शर्मा कर बोली, क्या मेरी तुम्हारी उम्र में बहुत बड़ा फ़र्क है? नहीं ऐसा भी नहीं। 2-1 साल बाद तो बिल्कुल मालूम नहीं होगा, लेकिन बहुत बड़ा फ़र्क हो जाएगा। फिर आप हमसे इस तरह बातें नहीं करेंगे, शर्माएंगे। वो आंखें पिट पटाने लगी। मैं उसे शर्माती हुई छोड़कर विनय चंद्र के कमरे में वारद हो गया। यहाँ कुर्सियों पर मुअज़्ज़ज़ीन बैठे हुए थे। विनय चंद्र की हालत पहले से बहुत बेहतर नज़र आ रही थी। वो मैं सहरी के तकिए से लगा बैठा था। तुम कहाँ चले गए थे? उसने गैर रस्मी अंदाज में पूछा। यहीं ज़रा एक काम से, मैंने लिबास की तरफ इशारा करते हुए कहा। अब तुम यहीं मेरे पास रहोगे, कहीं जाओगे नहीं। बेहतर है, मैंने इख्तिसार से कहा और दूर पड़ी हुई कुर्सी पर बैठ गया। कार्नर मेज़ पर यूरोपियन रिसाले पड़े थे। मैं उनकी वरगर्दानी करने लगा। विनेश फिर मेहमानों से गुफ्तगू में मसरूफ़ हो गया। थोड़ी देर बाद मेहमान चले गए तो और आ गए और ये सिलसिला उसी वक्त तक जारी रहा जब तक डॉक्टर ने दोबारा इख्तियारात नहीं संभाल लिए। नर्सों के सिवा किसी को अंदर आने की इजाज़त नहीं थी। कमरा खाली हो गया और सिर्फ नर्सें रह गईं। विनेश ने उन्हें चंद लम्हों के लिए बाहर जाने को हुक्म दिया। फिर मैं और विनेश अकेले रह गए। इधर आओ मोहन, विनेश ने कहा। मैं लपका हुआ उसके पास पहुंचा। विनेश बाबू आप किस जल्दी सेहतयाब होना नहीं चाहते? मैंने नागवारी से कहा। मैं तुमसे बात करने के लिए तड़प रहा था। मेरा भी यही ख्याल है, मैंने उसका बाजू दबाते हुए कहा। वक्त कम है और डॉक्टर खासा नामकूल शख्स है। मैं तुमसे ये कहना चाहता था कि ये लोग मेरी अलाला से फ़ायदा उठाकर तुम्हें निशाना बनाएंगे और तुम्हें हर हाल में इस वक्त तक यहाँ खुद को महफूज रखना है जब तक मैं ठीक ना हो जाऊँ। मुझे यकीन है कि मैं जल्द अच्छा हो जाऊँगा। मैं भी इसी नतीजे पर पहुँचा था, लेकिन मैं रात को थोड़ी देर के लिए बाहर जाने की इजाज़त चाहता हूँ। नहीं, सबको एक साथ देख लेंगे। तुम यहाँ नहीं होगे तो मुझे बेचैनी रहेगी। मैं एहतियात से जाऊँगा। इतनी इजलत मत करो। ये लो चाबियाँ। सामने वाली पेटिंग हटाओगे तो एक अलमारी नज़र आएगी। उसमें जदीद तरीन पिस्तौल रखे हैं। उनमें से कोई अपने लिए मुंतखब कर लो, समझे? आपने कल रात किसी शख्स को नहीं पहचाना, वो कौन लोग थे? मैंने उनमें से 2-1 की शक्लें देखी थी, लेकिन जब तक मैं उन्हें दोबारा ना देखूंगा कुछ नहीं कह सकता। आपका ख्याल है कि यह हमला किस तरफ से हुआ होगा? सुनो, मालूम होता है कि महाराजा के यहाँ भी कुछ हरामजादे मौजूद हैं। ये अंग्रेज़ों की साजिश तो नहीं मालूम होती। किसी ने हमारे दुश्मनों को बताया है कि महाराजा ने मुझे अपनी ख़ास दावत में मदऊ किया था। अंग्रेज़ों के ज़रिए भी यह खबर पहुँचाई जा सकती है। उधर महाराजा अपने करीबी हलकों में ये कहते हुए सुने गए हैं कि वो राजपाट छोड़ना चाहते हैं और जब तक हालात दुरुस्त नहीं हो जाते स्विट्ज़रलैंड में क़याम करना चाहते हैं। इसलिए कत्लो खून की उन सरगर्मियों में तेज़ी आ गई है। हालांकि महाराज का राजपाट छोड़ना बाइदे क़ियास है। मुमकिन है कि महाराजा इस तरह का इजहार करके अपनी मकबूलियत का तखमीना लगाना चाहते हों। विनेश ने सरगोशी में कहा, मुमकिन है कि ये कोई सियासी कलंदरी हो, समझ रहे हो? मैं ऐसा नहीं समझता। महाराजा एक ज़ैरक आदमी हैं और पढ़े लिखे भी हैं। वो देख रहे हैं कि अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान की मुतअद्दिद रियासतों पर किस डटाई से कब्जा जमाया है। उनकी गैर मामूली बसीरत ने ताड़ लिया है कि अब ज़्यादा दिनों तक मौजूदा हालात में रियासत का कारोबार नहीं चल सकता। लिहाजा वो अपनी इज्जत व आबरू बचाने की फ़िक्र में होंगे और वाकई तख्तो तराज छोड़ने में संजीदा होंगे। मुमकिन है कि ऐसा हो, लेकिन फिर राजगद्दी पर कौन विराजमान होगा? मोहन, हमारे लिए बहुत अहम बात है। हम इसलिए कि इससे हमारी इज्जत व आबरू पर आबरू भी वाबस्ता है। हम ना आए बल्कि हमारा कोई हरीफ आया तो हमारी वजूद किसी तौर पर बर्दाश्त नहीं करेगा। चाहे हम कितना ही ऐलान करते फिरे कि हमें राजपाट से कोई दिलचस्पी नहीं है, मगर हमारा कांटा हमेशा उसकी आंखों में खड़कता रहेगा।
वो आप भी मेरे ख्यालात की तायद कर रहे हैं। आपने अब इस तरह महसूस करना शुरू कर दिया है जिस तरह मैंने सोचा था। हमें किनारा कश होने के बजाय उन्हें हालात में इज्जत और बका की जंग करनी होगी, हर चंद कि हम बहुत कमज़ोर पोजीशन में हैं। मैं रात के हादसे के बाद इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि हमें कुछ ज़्यादा ही बेहिस, बेगैरत और सालम बनना होगा। हाँ, ये शायरी, मौसीकी, खुश लिबासी और शरीनी गुफ्तगू नहीं चलेगी। खैर, कुछ लोग मेरी नज़र में हैं, मैं उनसे ज़रूर तलक बढ़ाऊँगा और इस हद तक कि आपको शिकायत नहीं होगी। यकीन करो, मैंने ये फ़ैसले सिर्फ तुम्हारी वजह से किए हैं। अब हमें इन जुमलों से बुलंद होना चाहिए। मैंने तलखी से कहा, ये इब्तदाई बातें हैं, अगर आप बीमार ना होते तो मैं आपसे लड़ पड़ता। तो मैं बीमार रहूँगा मोहन, मुझे तेरे हौसले पर रश्क आता है। देख, आज मैंने सबके सामने इसका इजहार कर दिया है कि तेरा मेरा तल्लुक किस किस्म का है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। आपने बुरा किया, मेरे दुश्मनों में इजाफा कर दिया। मैं तो और बहुत कुछ कहने वाला था, वो चुप हो गया। आप आइंदा मोहतात रहिएगा, रफ्ता रफ्ता खुद सब पर हमारे तल्लुकात मुनकशिफ हो जाएंगे। ये इतनी अहम बात नहीं कि दूसरों को क्या समझते हैं, अहम बात यह है कि हम दोनों एक दूसरे के मुतल्लिक क्या सोचते हैं। मोहन, मेरे पास लफ्ज़ नहीं है कि मैं। वो जज्बाती हो रहा था और मैंने उसकी बात काट दी। वक्त कम है, नर्सें बाहर खोल रही होंगी, अब क्या प्रोग्राम है। मोहनदास, भून के चंद एतमाद के आदमियों को बुलाकर जगदीप के यहाँ इसी किस्म का कोई नमूना पेश करो जो भून में हमारे खिलाफ हो रहा है। मैं समझ गया, आप इत्मीनान रखिए। ऑफिसर इन कमांड। वो कुछ कहना चाहता था कि मैंने दरमियान में दखल दिया। अब आप आराम कीजिए, मैं समझ रहा हूँ जो आप सोच रहे हैं, जहन पर जोर मत डालिए। वो हैरत से मेरा चेहरा देखता रह गया तो मैं मुतमईन रहूं। हाँ, मुझे कुछ रकम और पिस्तौलों की ज़रूरत है, चाबियां तकिए के नीचे पड़ी हैं। मैं उससे पूछना चाहता था कि हिमा वक्त मेरे यहाँ मौजूद रहने से महाराजा कर्नल हार्डिंग और कमर की नज़र मुझ पर ज़रूर पड़ेगी अगर उन्होंने मुझे पहचान लिया तो। लेकिन मैंने विनिश इस मसले पर कोई इस्तफार नहीं किया। मैंने तकिए के नीचे से चाबियाँ उठाईं और उसकी हदायत पर सेफ से नोट निकाले और दूसरी अलमारी से एक आला किस्म का पिस्तौल जेब में रखा और मुलाकाती कमरे में आ गया। मुझे बाहर आता देखकर नर्सें मुस्तरब होकर अंदर की तरफ दौड़ी। दिन के 12 बजे थे। मेरी जेबों में दोनों तरह का बारूद था। मैं भागा भागा डाली की तलाश में गया और वो घर पर मौजूद नहीं थी। चुनाचा मैं शारदा की तरफ निकल गया। इत्तफाक से वो मुझे अपने कमरे में तन्हा मिल गई। मैंने जाते ही उसे उठा लिया और उसका बंद टूट गया। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि वो रोने के फ़न में इस कदर माहिर है। मैं खुद गैर मुतवज़्ज़न हो गया, वरना मैं उसकी खूबसूरत आंखों से बहता हुआ ये जहर चुल्हों से पीता। मुझसे कुछ न बना तो मैंने उसके रुखसार पर बेताबाना अपनी ज़ुबान रख दी। ये नमकीन और गर्म आंसू मेरे हल्क में उतरे तो जिस्म टूटने लगा। शारदा, मैंने लड़खड़ाती हुई आवाज़ में कहा, इस तरह मत पेश आओ कि मेरे हाथ पांव फूल जाएंगे। मोहन, वो चीखती हुई बोली, मुझे बेहोश कर दो, गहरी नींद सुला दो। जब तुम्हारा मन अपनी तौहीन और बेइज्जतियों से भर जाए तो मुझे उठा देना। पागल, मैंने चमकार कर कहा, इतनी मामूली बातों से परेशान हो गई, अभी से सांस उखड़ गई, इतनी एहसास हो गई तो जिंदा कैसे गुजारोगी। ये तौहीन आर्जी है, तुम्हें ज़रा सब्र करके देखती रहो कि आइंदा क्या होता है। यह हमाकत और नादानी है मोहन, वो तड़प कर बोली, और मैं बड़ी अभागन हूँ, तुम्हें इस हद तक मुतासर नहीं कर सकी कि तुम मेरी खातर किसी बड़े असार पर आमादा हो जाओ। मैं तुम्हारे लिए जान भी दे सकता हूँ। देखो ना शारदा, मैंने तो इसके आंसू पूंछते हुए कहा, मेरी जान, मेरी ज़िंदगी, हम गैर मुनासिब वक्त में तो यहाँ से नहीं निकल सकते। हमें उसके लिए सही वक्त का इंतखाब करना होगा। ये तो मैं भी जानती हूँ। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि तुम इस आग से खुद को अलहदा रखो जो विनेश के गिर्द इस भून में चल रही है। हाँ, मैंने उसे गले लगाते हुए कहा, यह सही है, मैंने अलहदा रहने की कोशिश की थी, मगर तुम्हारे भाई विनेश चंद्र ने मुझे इस आग के करीब घसीट लिया और उसके बाद हालात कुछ इस तेज़ी से और कुछ ऐसे अंदाज से पेश आए कि मैं हर मामले में मुलव्वस होता गया। अब मेरे लिए ये बहुत मुश्किल है कि मैं खामोश बैठा रहूं या रूपोश हो जाऊं। वो मेरी रूपोशी और खामोशी को भी किसी साजिश पर महमूल करेंगे। वो मेरी ज़िंदगी के पीछे पड़े हैं। मैं तुम्हें बताऊं कि कई हमले मुझ पर हो चुके हैं और कई विनेश पर। ये वाक़यात भून के लोगों को नहीं बताए गए। विनेश चंद्र के गिलास में जहर दिया गया और उसकी ख्वाबगाह में एक खतरनाक सांप छोड़ा गया। मुझे राजेपुर की बस्ती में उस गुंडों ने घेर कर एक अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया था। मैं उनसे जंग करता हुआ किसी तरह बचकर निकल आया। मैंने तुम्हें ये सारी बातें इसलिए नहीं बताई थी कि तुम परेशान होगी। तुम्हारी बहनें दुश्मनों की पुश्त पर हैं, पुश्त पना है, और वह विनेश चंद्र को नापसंद करती हैं, सिर्फ हसद की बुनियाद पर। चुनाचे वो जगदीप और उसके ख़ानदान की मुआवन बनी हुई हैं। उनमें से कई अंग्रेज़ की एजेंट हैं। तुम अभी कुछ नहीं जानती विनेश
और मैं तन्हा उससे जंग कर रहे हैं। वो हैरानी से मेरा चेहरा देखने लगी। मैं बहुत कुछ जानती हूँ, मगर इतनी सरगर्मियों का मुझे अंदाज़ा नहीं था। तुमने मुझसे बहुत कुछ छुपाया, सिर्फ इसलिए छुपाया कि तुमसे इतने सदमे बर्दाश्त नहीं होंगे। तुम पर प्रकाश बूंद की संगदली का रंग नहीं चढ़ा है। तुमने किताबें पढ़ी हैं और इंसानों के दुख दर्द समझे हैं। तुम ही बताओ कि ऐसे हालात में, जबकि वीनस चंद्र तुम्हारा भाई दुश्मनों में घिरा हुआ है और उसकी तरफ संगीनी तरी हुई है, मुझे वो निशाने पर लिए हुए हैं, क्या मैं छुप कर बैठ सकता हूँ या तुम्हें यहाँ से ले जाने का इतना ही कदम उठा सकता हूँ? तुमने आज पहली बार मुझसे खुलकर गुफ्तगू की है। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि तुमने मुझे अपने आप में शामिल समझा। मैंने तो अपनी ज़िंदगी तुमसे बांध दी है, तो ये राजदारी, ये पर्दादारी क्यों? मुझे सब कुछ बताते रहो, और मैं अगर तुम दोनों के कुछ काम आ सकती हूँ तो कोई काम मुझे भी सौंपो। उसकी आवाज़ में लजीदगी थी। उनसे तनहा जंग मत करो। मैं तुम्हें इस गंदगी से दूर ही रखना चाहता हूँ, लेकिन एक काम तुम ज़रूर कर सकती हो। तुम अपनी बहनों और उनसे मिलने वाले लोगों की सरगर्मी पर नज़र रख सकती हो। ज़रूर मैं तुम्हारे और वीनस के लिए ये नापसंदीदा काम ज़रूर करूँगी, शारदा ने पुरअज़म लहजे में कहा। तो तुम हमारे लिए एक बेहतरीन हथियार का काम दोगी। तुम बहुत खौफनाक बातें कर रहे हो, मैं तो सहमी जा रही हूँ। मैंने उसे बेतहाशा सीने से लगा लिया और मेरे पास वक़्त कम था। हालांकि शारदा के पास सकून की चंद घड़ियाँ गुजारने का बेहतरीन मौका था। जनान खाने की आबादी से रुख वीनस चंद्र के महल की जानब था, जहाँ अयादत करने वालों की नुमाइश लगी हुई थी। ऐसे मौक़ों पर यहाँ की लड़कियाँ खुश रंग मलबूसात पहनती हैं और खूब हार और श्रृंगार करती हैं, ताकि राजेपुर की मुरा उनकी हुस्न की गर्मी से झुलस जाएं। शारदा के पास सभी वहाँ मौजूद थी और मैं उसे ये बताकर भागा हुआ वहाँ चला आया कि अब वीनस की सेहतयाबी तक मेरा क़याम उसी के महल में रहेगा। हजूम में मुझे डाली भी नज़र आ गई और दोनों इन दिनों पारो उसके करीब रहने वाली ख़वातीन की अहकाम की तमीर कर रही थी, और मैंने इशारा किया तो वो नामुराद दौड़ती हुई आई। डाली, मैंने गैर ज़रूरी बातें हज़फ करते हुए कहा, ज़रा बीना रानी प्रीत और जगदीप की तरफ अपना रुख मोड़ दे। समझ गई। उसने उदासी के साथ गर्दन हिलाई और मैंने उसे कोई और बात करने का मौका नहीं दिया और मैं आगे बढ़ गया। डाली खड़ी देखती रह गई। मैं अपने चंद मुलाकाती दोस्तों से रब्ता कायम करने का इरादा रखता था, मगर मैंने एक दिन के लिए ये इरादा मुलतवी कर दिया और चुपचाप वीनस चंद्र की ख्वाबगाह में आके बैठ गया। अभी मुझे आए हुए चंद मिनट ही गुजरे होंगे कि डॉक्टर दौड़ा हुआ आया। महाराजा अमरनाथ पधार रहे हैं, उसने बुलंद आवाज़ में कहा। वीनस की आंख खुल गई, साथ ही भून के बाहर तेज सीटियों की आवाज़ें आईं। इस बात का ऐलान था कि महाराजा की सवारी भून में दाखिल हो चुकी है। तमाम नर्सें मुअद्दब खड़ी हो गईं। वीनस चंद्र दोबारा मुसहरी के तकिए से कमर टिकाकर बैठ गया और मुलाकाती कमरे में आने वाली आवाज़ें यकसर मादूम हो गईं। महारानी माया देवी, पारो और बीना रानी की मैयत में महाराजा अमरनाथ गुलबदन कमल के साथ वीनस की ख्वाबगाह में जलवा अफरोज हुए और मेरा दिल बेकाबू होने लगा। सफ़ेद शेरवानी में महाराजा मुसहरी के सामने रखी कुर्सियों पर बैठने के बजाय वीनस के पहलू में बैठ गए और बहुत कुर्बत के अंदाज में उससे कल के वाक़े की तफसील पूछने लगे। ख्वाबगाह में इस वक्त गैर मामूली पन का एहसास हो रहा था। राजकुमारी कमल मुहज़्ज़ब और पुरइश्तियाक नज़रों से वीनस का जायज़ा ले रही थी। वीनस ने गुज़श्ता रात पेश आने वाले वाक़या तमाम तर नफासत से दोहरा दिया और बातें करने के हुनर में वो भी ताक था। महाराजा हिम्मतुन गोश सुनते रहे और सर हिलाते रहे। मेरा ख्याल था कि वो किसी गंभीर तासर का इज़हार करेंगे, मगर उन्होंने हैरत अंगेज़ तौर पर खामोशी इख्तियार कर ली। कुछ देर तक सोचते रहे, फिर बुर्दबारी से बोले, इस वाक़े की बड़े पैमाने पर तहकीकात कराई जाएगी। तुम्हें आइंदा एहतियात करनी चाहिए। वीनस, बेफिक्र हो, हम खुद इस मामले में दिलचस्पी लेंगे। अब आप क्या महसूस कर रहे हैं वीनस? पहली बार कमल की आवाज़ का जलतरंग बजा। ज़्यादा देर आराम करने का इरादा तो नहीं? अब मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। महाराज आए हैं, आप तशरीफ़ लाइए। अब तो रोज़ गोलियां खाने और बीमार पड़ने को जी चाहेगा। तुम्हारी शगुफ्तगी नहीं गई, महाराजा ने कहकर लगाते हुए कहा। ये बहुत शरीर हैं। कमल के लबों से गुलाब की पत्तियां झड़ने लगी। मैं तो उसी को देख रहा था। सफ़ेद साड़ी में मलबूस, कहीं कहीं से उसके बदन का रंग भी झलक रहा था, और वह रंग जो तमाम रंगों से दिलकश होता है, उसके तिरछे व खदूखाल उस नज़ारा मेरी आंखें जलाए दे रहा था, और वो उसमत जमाल का मसालिया थी। ये देखकर वीनस की तबीयत में जुलानी आ गई थी। वो शगुफ़े छोड़ रहा था और कमल उसकी लतीफ़ बातों पर ज़ेर लब मुस्कुरा रही थी।
जब नजरें उठाती थी विनेश के जिस्म में राशा सा पैदा हो जाता। मैं उसकी कैफियत दूर से महसूस कर रहा था। विनेश ने शराब पी ली थी, बहक बहक जाता था और उन दोनों के दरमियान दिलचस्प नोक जोक होती रही थी। महाराजा हंसते रहे और महारानी माया देवी कमल की जहानत और हुस्न की तारीफ करती रहीं। हुस्न जमाल में पारो भी किसी से कम नहीं थी। महाराजा को जल्दी उसने अपनी जन्म मतवजा कर लिया। कहिए विनेश, राजकुमारी कमल ने अचानक पूछा, वो आपके प्रोफेसर ज़ाहदी का कोई सुराग मिला? बेअख्तियार विनेश की निगाहें मेरी जन्म मरकूज हो गई थी। मैं हाथ बांधे कोने में मुअद्दब खड़ा था। कमल ने विनेश की निगाहों का ताक़ब किया और तकने लगी। जब उसने मुझे देखा तो गुमसुम सी रह गई। विनेश बेचैनी से पहलू बदलने लगा। मैं नजरें झुकाए हुए कमल की आंखों में उतर रहा था। प्रोफेसर ज़ादी का क्या भरोसा, विनेश कह रहा था कि ना जाने किस रूप में कहाँ भटक रहे होंगे। प्रोफेसर ज़ादी के नाम पर महाराजा भी मतवजा हो गए। उसका इस्तजाब अभी दूर नहीं हुआ था और वो मुझे पहचानने की कोशिश कर रही थी। मैं बावकार अंदाज से अपनी जगह खड़ा हुआ था और मेरी आंखें चमक रही थीं। मुझे देखकर महाराजा भी कश्मकश में पड़ गए। विनेश की हालत बड़ी दुगुर्गो थी और वो पारो, महारानी माया देवी और बीना की मौजूदगी में मेरे बारे में कोई बात छेड़ने से गुरेज कर रहा था और महाराजा के सामने कोई भी खतरा मोल नहीं लिया जा सकता था। इस दौरान में ट्राली में किस्म किस्म के मशरूबात आ गए और मैं करीब खड़ा हो गया ताकि महारानी माया देवी को कोई हुक्म दे तो तामील में देर ना हो। महाराजा ने कोई तकल्लुफ़ करने से पहले मना कर दिया था, ताहम इस रस्म की अदायगी के बगैर महाराजा की आमद अधूरी रह जाती। विनेश शाम प्रोफेसर ज़ादी से दोबारा मिलने के ख्वाहिशमंद हैं, महाराजा ने चुभते हुए लहजे में कहा। यकीनन, विनेश ने झिझक कर जवाब दिया, और मैं ज़रूर उसे आपकी खिदमत में पेश करूंगा। प्रोफेसर हंगामों से घबराता है, उसके तलकात भी महदूद हैं, लेकिन वो खुद दोबारा आपसे मिलने के लिए बेताब था। हमने तो सुना था कि आपके एक मुलाजम ने रेस के मैदान में एक घोड़ा उठाकर फेंक दिया था, उसे हमें दिखाइए, कमल ने सरापा मेरा जायजा लेते हुए कहा। वो तो यही है, पारो ने जवाब दिया, ये मोहनदास। मैंने झुककर दो सलाम किए। ये नौजवान? अच्छा, महाराजा ने पुरख्याल अंदाज में कहा। विनेश, ऐसे मालूम होता है जैसे हम इसे पहले भी कहीं देख चुके हैं, महाराजा ने अंग्रेजी में कहा। ज़रूर देखा होगा, ये मेरा ख़ास आदमी है, बहुत ज़हीन, बहादुर और वफादार है, मेरे साथ ही रहता है, विनेश ने अटकते अटकते कहा। बेशक, महाराजा कुछ सोचते हुए बोले और पारो से पूछा, क्या तुमने प्रोफेसर ज़ाहदी से मुलाकात की थी? मैं उन्हें नहीं जानती, ये कौन साहब है? पारो ने महज़ब लहजे में पूछा। ये एक शख्स था जो राजेपुर में आया था और उसने हमें और कमल को बहुत मुतासर किया। महाराजा के लब्बों पर मुस्कुराहट खेल रही थी। फिर कहाँ चला गया? पारो ने तज्जुब से पूछा। रूपोश हो गया, महाराजा ने चुस्ती से जवाब दिया। अजब शख्स था, यकीनन बहुत ज़हीन होगा जो एक महाराजा की नजर इंतखाब पर पूरा उतरा, पारो ने दिल वाबस्तगी से कहा। सब उसे याद करते हैं, उसके मिजाज में शोखी नज़र में गहराई और आवाज़ में शिरीनी थी, कमल ने कहा। तो फिर मुझे उसे बुलाना ही पड़ेगा, चाहे कुएं खोदने पड़े। विनेश हिम्मत का सबूत दे रहा था और वो कोई ऐसा कमज़ोर जुमला अदा नहीं कर रहा था जो महाराजा और कमल पर गिरां गुजरे और बाद में जिसका खमियाजा उसे भुगतना पड़े। कोशिश के बावजूद बार बार मेरी और कमल की निगाहें चार हो जाती। जब उस अमल की तकरार होती थी, कमल की आंखों से शरारे फूटने लगते और मैं उनकी यक बेचैनी देखता था। कुछ देर बाद वो पुरसकून हो गई और उसके रुखसारों पर सुर्खी झलकने लगी। होंठों पर एक दिल नवाज तबस्सुम रक्स करने लगा और उसकी आंखों से निकलने वाले पतंगों ने मेरे जिस्म काटना शुरू कर दिया। एक नाकाबिल इज़हार सा एहसास ज़हनों दिल पर तारी था, जैसे मैं सुन कर दिया गया हो, जैसे मेरे जिस्म में सुइयां चुभ रही हों। राजकुमारी कमल ने मेरी कैफियत शायद महसूस कर ली और मैंने देखा था कि वो किसी कोल चैन से नहीं बैठती हैं। क्यों ना आप कुछ दिनों के लिए राजमहल में मुंतकिल हो जाएं, कमल ने विनेश से कहा। हाँ, ये भी मुमकिन है, विनेश ने सटपटाकर जवाब दिया, मगर मैं तकरीबन ठीक हो गया हूँ। एक मामूली जख्म है जो चंद दिनों में अच्छा हो जाएगा। कोई बड़ी बीमारी हुई तो ज़रूर वहाँ मुंतकिल हो जाऊँगा। भगवान ना करे, विनेश, आप बहुत जालमाना बातें करते हैं, कमल ने मुस्कुराकर कहा। मैं सोचती थी कि ज़रा एक चेंज हो जाएगी। कर्नल हार्डिंग की साहबजादी रीता भी आई थी और मैंने उसके साथ शिकार का प्रोग्राम बनाया था, मगर अब मैं बीमार हो गया, विनेश ने महाराजा और कमल की तवज्जो हटाने के लिए कहा। वो भी प्रोफेसर ज़ाहदी का जिक्र कर रही होगी। सच तो ये है कि उसके बगैर शिकार में क्या मज़ा आएगा। महाराजा ने कहा, बहरहाल तुम तंदुरुस्त हो जाओ, मुमकिन है कि उस वक्त तक प्रोफेसर भी आ जाए।
ये कहकर महाराजा उठ गए और जगदीप का हाल पूछने लगे और वो कमल को भी साथ ले जाना चाहते थे, लेकिन कमल ने खूबसूरती से इनकार कर दिया और वो यहीं बैठी रहेगी जब तक महाराजा जगदीप की इजाज़त करके वापस ना आ जाएं। तीनों रानियों की रहबरी में महाराजा जगदीप के सिमत रवाना हो गए। वीनश ने इशारा करके नर्सों को बाहर भेज दिया। मैं, कमल और वीनश कमरे में तनहा रह गए। थोड़ी देर खामोशी तारी रही। क्या सोच रहे हैं आप? आखिर वीनश ने जमूत तोड़ने की कोशिश की। कुछ नहीं, कमल चौंक कर बोली। सुबह डॉक्टर कह रहे थे कि मेरे जिस्म से काफ़ी खून निकल गया है। फिर अगला दिन बहुत तवील हो गया। रात आके ही नहीं देती थी। कल रात मेरे जो फ़राइज़ अधूरे रह गए थे उन्हें आज अंजाम देने के लिए खून की गर्दिश तेज़ होती जा रही थी। दरमियान में ये विनय चंद्र वाला वाक़या पेश आ गया। चेहरे और खुलकर सामने आ गए। जैसे जैसे सूरज डूब रहा था मेरी बेकली बढ़ती जा रही थी। अंधेरा शायद इसीलिए पैदा किया गया है कि मखलूक़ खुदा वो हसरतें पूरी कर सके जो दिन में शर्मिंदा ताबीर ना हो पाती हों। मेरे सब्र ज़बत का एक दिन और गुजर रहा था। मुझे रात का इंतज़ार था। महाराजा और कमल के आ जाने से ज़हन पर कुछ और फिक्रें गालिब आ गई थी। मैं विनय चंद्र के पास वापस आ गया तो वो भी गहरी फिक्र में मुस्तगिरक नज़र आता था। महाराजा की आमद मेरे बारे में उनके शकूक व शुबहात और उनके मैंने किए जुमलों की तशरीह और उन पर तबसरे का ये महल नहीं था। विनय चंद्र बार बार नर्सों को बाहर भेजकर मुझसे तबादला ख्याल का तिफलानापन करना नहीं चाहता था। मैंने इशारों में उससे अपने इत्मीनान का इजहार किया। मुझे एहसास था कि वह अभी तक कमल से ना कहे जाने वाले लफ्ज़ों पर तासफ कर रहा होगा और सोच रहा होगा कि कैसी इजलतें हो गईं। कौन सा तासर गलत पड़ गया। फानूस में रोशनियां जलमलाने लगी थी। दिन भर विनिश मसरूफ़ रहा था, इसलिए डॉक्टरों ने उसे इंजेक्शन देकर बेजबर सुला दिया। जब वह सो गया तो मैं शारदा को वहीं रहने की ताकीद करके बाहर निकल आया। मैं भून के मुलाजमों के दरमियान एक गश्त लगाने का इरादा रखता था। मैं भी मुलाजमों के क्वार्टर की जानब चांदी कदम बढ़ाता के लौट आया। भून में पुलिस की जीपें आती दिखाई दी। मैं कुछ दूर उधर चला गया और एक जगह ठहर कर उनकी नकलो हरकत का जायज़ा लेने लगा। पुलिस अफसर ने दरबान से कुछ पूछा। असूलन मुझे पुलिस के सामने जाने से कतराना नहीं चाहिए था, लेकिन किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता था। पुलिस की गैर जानबदारी का अंदाज़ा गुज़श्ता वाक़े से हो गया था। इससे कबल कि मैं उनकी नज़रों में आता चुपके से जनान खाने की तरफ निकल गया। अभी रात की इब्तिदा थी। मेरा बस चलता तो ये लम्हे सुकेर देता। जहन में आरे चल रहे थे। जनान खाने में कई बांदियों और कुमारियों ने मुझे देखा। किसी ने उंगली उठाई, किसी ने इशारा किया और मैं सुनी अनसुनी करता हुआ गुजर गया। इस वक्त मुझे पारो का ख्याल आया। पारो ने परसों और कल रात मुझसे अपनी तरफ आने के लिए कहा था। राहदारी में खासी चहल पहल थी और मैं किसी की नज़र में आए बगैर पारो की निशात गाह में दाखिल होना मुनासिब समझता था। बदकिस्मती से इस वक्त ऐसा कोई मौका नज़र नहीं आ रहा था। उधर पुलिस प्रकाश बून के आम मुलाकाती कमरे में बैठी होगी और अफसाने तराशने वाले मेरे खिलाफ अफसाने तख्लीक कर रहे होंगे। हस्बे साबक तफ्तीश के लिए मुझे बुलाया जाएगा। किसी को खबर भी नहीं होगी। विनय चंद्र ख्वाब खरगोश के मज़े लौट रहा है। शारदा उसके पास बैठी है और इससे पहले कि कोई मुझे पुकारता हुआ आए मुझे किसी महफूज जगह छुप जाना चाहिए। पारो की ख्वाबगाह से बेहतर कोई जगह नहीं थी। मैं इधर उधर टहलता रहा और अंदर जाने की कोई सूरत समझ में नहीं आ रही थी। अचानक एक पुरानी तरकीब मेरे ज्वालामुखी ज़हन में आई। जहाँ राहदारी की रोशनियों से स्विच लगे हुए थे वहाँ पहुँचकर और मौका महल देखकर मैंने मेन स्विच ऑफ कर दिया। हर तरफ तारीकी छा गई। मैं लपकता हुआ पारो के महल तक आया और किसी तकलीफ के बगैर अंदर दाखिल होकर एक पर्दे की ओट में खड़ा हो गया। पारो तनहा नहीं थी और वो शायद किसी बांदी से गुफ्तगू कर रही थी। मोमबत्तियाँ जलाओ, पारो ने घबराहट से बांदी को हुक्म दिया। अंधेरे में कुछ नज़र नहीं आता, अपनी बैटरी मुझे दे दीजिए, बांदी ने कहा और खड़खड़ाहट की आवाज़ आई। चंद लम्हों में बैटरी की रोशनी कमरे में फैल गई। बांदी ने मोमबत्तियाँ तलाश करके जला दी। बाहर जाके देखनो ये रोशनी अचानक क्यों चली गई। पारो की आवाज़ में कपकपाहट थी। टार्च लेती जाओ। बांदी खामोशी से टार्च रोशनी करती हुई बाहर निकल गई। मैं फौरन पर्दे की ओर से बाहर निकल आया। पारो, मैंने सरगोशी की। तुम? वो वैश्य से बोली। खैर तो है? घबराओ नहीं, इस वक्त तुम्हारे पास आने की कोई सूरत नहीं थी, इसलिए मैंने मेन स्विच ऑफ कर दिया। तुम बराबर के कमरे में चले जाओ, मैं बांदी को अभी रुखसत करती हूँ। क्या तुमने खाना खा लिया है? पारो ने अपनाइए से पूछा। खाने का किसे होश है? सोने और खाने का अब कोई वक्त मुकर्रर नहीं रहा। मैंने बेदिली से कहा। तुमने कुछ खाया? नहीं, मैं बाहर जाने वाली थी, अब मैं यही मंगवा लेती हूँ। तुमने अच्छा किया कि आ गए और तुमसे बहुत ज़रूरी बातें करनी थी।
बून में पुलिस मौजूद है और मेरे खिलाफ बयान दिए जा रहे होंगे। मैंने सबसे ज़्यादा बाएतमाद तुम्ही को समझा है। तुम मुझे इस वक्त गिरफ़्तार करा सकती हो। मुझे खुशी है कि तुमने मुझ पर एतमाद किया। मैंने तुम्हें गिरफ़्तार कर ही लिया है। अब मज़ीद गिरफ़्तारी की ज़रूरत नहीं। बातें बाद में होंगी। इस वक्त तुम छुप जाओ। मैं दूसरे कमरे में गया ही था कि रोशनी हो गई। पारो बाहर से कुंडी बंद करके मुझे फंसवा सकती थी, मगर मुझे मालूम था कि वो ऐसा नहीं करेगी। बांदी को खाने का हुक्म देकर वो लपकती हुई मेरे पास आई। मैंने उसे गौर से देखा। उसे लिबास पहनने और अपना बदन महफूज करने का सलीका आता था। उसके बदन की उम्र बहुत कम और ज़हन की उम्र बहुत ज़्यादा थी। कशीदा कामत, खींची हुई, नपी तुली, सोने और चांदी का मेज़श का सा एहसास उसका रंग था। रुखसारों से ऐसा मालूम होता था जैसे ज़रा से इशारे से रस टपक पड़ेगा। मैंने उसे कलेजे से लगा लिया। पारो, मैंने आंखें बंद करके कहा, तुम हमेशा मुझे बहुत मुतासर करती हो। वो तड़प कर अलहदा हो गई और डांटने वाले अंदाज में बोली, बहुत जल्दबाज हो, ज़रा देर सब्र नहीं होता। कमरे में बंद रहो और इंतज़ार करो अच्छी बुरी बातें करने का। उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। मेरे कपड़ों में इसके बदन की खुशबू बस गई थी। मैं वहीं पड़ा सुलगता रहा। देर तक पारो की आवाज़ नहीं आई। मुझे खतरा पैदा हुआ। दरवाज़ा खोलकर बाहर झांकने की इजलत भी नहीं की जा सकती थी। मैंने पिस्तौल निकाल लिया और दरवाजे का निशाना लेकर बैठ गया। जैसे ही दरवाजे पर आहट हुई, पारो का चेहरा नजर आया और मैंने पिस्तौल उछाल दिया ताकि पारो पर यह ज़ाहिर न होने पाए कि मैं उसकी तरफ से मशकूक हो गया था। तो मशकूक हो गए थे। वो मुस्कुराती हुई आंखों से बोली, हाँ, बदएतमादी की एक लहर ज़रूर आई थी। यही तो मेरी बदकिस्मती है कि मैं अब तक तुम पर अपना एतमाद कायम ना कर सकी। तुम देख रही हो कि इस बार मेरे हाथ में पिस्तौल नहीं था और तुमने कमरे में बंद होना भी गवारा कर लिया। तुम मेरे पास आए। आह, ये सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है मोहन। पहले मेरा ख्याल था कि मैं तुमसे बहुत सख्त इंतकाम लूँगी। एक छोटे आदमी ने मेरे करीब आने की जुर्रत की थी। यकीन करो, यह जबर तो मेरे जिस्म पर तो कब्जा हासिल कर सकते थे, लेकिन मेरा ज़हन तुम्हारे काबू में कभी ना आता। रफ्ता रफ्ता तुम्हारी ज़ात की खिड़कियाँ खुली और मुझे एहसास हुआ कि मैं एक अहम और खूबसूरत आदमी को मिस कर रही हूँ। मैं एक बहुत छोटा आदमी हूँ और तुम्हें मेरे मतलब गलतफहमी हुई है। मेरा ना कोई घर है, ना दर, ना ठोर, ना ठिकाना। मैं तो बदनसीब आदमी हूँ। अब तुम मुझसे कुछ नहीं छुपा सकते। मुझे मालूम है कि तुम कितने गहरे आदमी हो। मुमकिन है कि तुम दौलतमंद आदमी ना हो, मगर तुम्हारे अंदर एक मुकम्मल आदमी की तमाम खूबियाँ मौजूद हैं। अब मुझे कोई गलतफहमी नहीं है। ये तुम्हारी नज़रों का धोखा है। मैंने उसे बिस्तर पर नीम दराज कर दिया। नहीं मोहन, तुम एक गैर मामूली आदमी हो। उसने मेरा चेहरा हाथों में थाम कर कहा, पारो, तुम इतनी हसीन और दहीन क्यों हो? मुझे खुद पर बहुत नाज था, लेकिन तुमने मुझे सर कर लिया और मुझे बड़े कर्म में मुब्तला कर दिया। मैंने ऐसे जज्बे पहले कभी महसूस नहीं किए। मुझसे बहुत ज़्यादा तवक्कात कायम मत करना। मैंने उसके सीने पर सर रख दिया और मुझे बहुत सुकून महसूस हुआ। मुझसे बहुत ज़्यादा तवक्कात कायम मत करना। मैंने उसके सीने पर सर रख दिया। मुझे बहुत सुकून महसूस हुआ। उसने अपना बाजू मेरे गले में हमायल कर दिए। प्रोफेसर ज़ाहिदी, तुम बहुत अजीब आदमी हो। मैं हड़बड़ा गया। तुमने क्या कहा? क्या पागल हो गई हो? तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकते। महाराजा की खास दावत में वीनेश के साथ जाने वाले इस प्रोफेसर का बड़ा शोहरा है, जिसने अपनी दिलकश बातों और निशानेबाजी से सबको महू हैरत कर दिया है, और वीनेश के साथ तुम्हारे सिवा कोई नहीं जा सकता। आज महाराजा और कमल भी तुम्हारी तरफ तवज्जो से देख रहे थे। पारो मेरे सीने से सर टिकाकर बोली, पता नहीं वीनेश को ये क्या शरारत सूझी थी। मैं इनकार करता रहा, मगर वह शौकी से मेरा इनकार रद्द करती रही। तुमने मुझे क्यों बुलाया था? मैंने उसकी जुल्फ़ें चूमते हुए कहा। तुम बात बदल रहे हो। ठीक है, मत बताओ। हमें सब मालूम है कि तुम कितने छुपे रुस्तम हो। तुम और क्या क्या जानती हो? मैंने उसके कान खींचते हुए कहा। मैं ये भी जानती हूँ कि तुम्हारा नाम मोहनदास नहीं। तुम अपनी किसी मजबूरी या किसी खास मकसद के लिए मुलाजम के रूप में यहाँ मौजूद हो। तुम एक बहादुर आदमी हो। साधु देवराज तुम्हारे कांधे पर हाथ रखकर बात करता है। तुम राजमहल की खास दावत में अंग्रेज़ों को मरूब कर देते हो। तुम्हें पिस्तौल चलाना और घोड़ा उठाना खूब आता है। और बताऊं? वो ठहरा कर बोली, बस बस पारो, यही बात है। मेरे पास वक्त कम है। आज रात मुझे बहुत से काम अंजाम देने हैं। मैं तुम्हारे पास एक ख़ास मकसद से आया हूँ। मैं खुद तुम्हें बताना चाहती हूँ कि तुम इस वक्त सख्त खतरे में हो। ये बात अब ठगी छुपी नहीं रही कि तुम वीनस चंद्र की ढाल बने हुए हो। लोग तुम्हारा कांटा दरमियान से हटाना चाहते हैं और तुमसे खासे खौफजदा हैं। तुम्हें बहुत एहतियात की ज़रूरत है। मगर वो कौन लोग हैं? क्या तुम उनकी निशानदही करने में मेरी मदद नहीं करोगी पारो?
मैंने उसे अपनी गोश में बसाते हुए कहा, मेरी मदद करो। एक शर्त पर उसकी आवाज़ दब गई थी, क्योंकि वो मेरे सीने में प्योसे थी। हर शर्त मंजूर है, मैंने उसे खुद से अलहदा करते हुए कहा। सोच लो क्या कह रहे हो। अच्छी तरह सोच लिया है, मैंने उसकी नाजुक उंगलियां चूमते हुए कहा। वादा करो कि मुझे कभी नहीं भूलोगे। मैंने तुम्हारी खातिर अपनी सोच बदल ली है। मैंने बहुत सोचा है, वो जोर देकर बोली, और खुद को तुम्हारे सुपुर्द कर दिया है। पारो, मैंने उदासी से कहा, तुम एक बेहद हसीन लड़की हो, बहुत खूबसूरत। तुम्हारी कुर्बत का तस्वर ही नशा कर देता है। तुम किसी भी शख्स के लिए एक आवरिश हो, मगर मैं तुमसे इतना बड़ा वादा नहीं कर सकता। मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगी, उन बलाओं से दूर। फिर तुम होगी और मैं होंगी, चाहे ये रेशमी पर्दे हो या ना हो, ये फर्नीचर, ये रोशनियाँ, ये जेवरात और ये ग़िज़ाएँ कुछ भी ना हो, सिर्फ तुम हो। मैं तुम्हारी हुकूमत पे रहूँगी। बोलो, क्या तुम इनकार कर दोगे? कौन इनकार कर सकता है? इतनी हसीन लड़की के इन पेशकश पर कौन काफिर इनकार कर सकता है? मगर पारो, तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानती। मैं बहुत मजबूर और बदनसीब आदमी हूँ। मैं तुम्हारा इंतज़ार कर सकती हूँ, ज़िंदगी भर का इंतज़ार, मगर तुम वादा करो कि जब तुम सब कामों से निमट जाओगे तो तुम मेरे पास आओगे। मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि तुम इतनी जज्बाती निकलोगी। मोहन, बूढ़ा साधु सच कहता है कि यह माया जाल है, यहाँ आदमी की कोई कदर नहीं। मैं भी अरसे तक इस जादू नगरी के फ़रेब में रही, फिर मुझे पता चला कि सच्ची मसरत कहाँ है। वो तो इन महलों से दूर है। तुम मुझे कुछ बता रही थी, मैंने उसे झंझोड़ कर कहा। तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। क्या तुम समझती हो कि अहद व पैमान कड़ा करके, मशरूत करके रिश्ते उस्तवार किए जा सकते हैं? उसके लिए आसार की जरूरत पड़ती है, गहरे नक्श कायम करने पड़ते हैं, रियाजत करनी पड़ती है। शर्तों से उन्हें नहीं जीता जाता, समझी पागल बच्ची। हाँ, वो अटकते अटकते बोली, शायद मैंने बहुत जल्दी तुमसे आगे की बातें कह दी हैं। तुम सच कहते हो, अभी मुझे खुद को ज़ाहिर करने का मौका नहीं मिला है। पारो, मैं इस वक्त शदीद उलझनों में गिरफ्तार हूँ। मुझे मालूम है, और मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि विनिश पर हमला जगदेव के गुंडों की तरफ से हुआ है। उसका सरगना एक शख्स परशुत्तम है, जो हाथी की तरह फैला हुआ है और जिसकी आदतें किसी दरिंदे की खसरतों से मुशाबा हैं। तुमने शायद उसे देखा हो। वो अपनी नीली गाड़ी में यहाँ आता है और रात को अमूमन जगदीप के साथ ही रहता है। महाल के बाद मुलाजम भी उससे मिले हुए हैं। वो अंग्रेज़ों से भी रवाबत रखता है। जगदेव की हवेली का अरसे से नमकवार है। राजेपुर के मकामी गुंडों में उसका तोती बोलता है, और उधर प्रीत, बीना रानी, हीमा और भून का एक गिरोह विनिश को नापसंदीदा नज़रों से देखता है। जगदीप और प्रीत में इन दोनों खसूसी रिश्ते कायम किए हैं, और तुम खुद जानते हो कि यह जंग क्यों जारी है। मुझे महल के नमक हराम मुलाजमों के नाम बताओ। पारो ने मुझे बड़ी फहरिस्त गिना दी, और मैं उसे फिर ज़हन में तख्ती पर पराकंदा करता रहा। साजिश के डांडे बहुत दूर तक फैले हुए हैं। ये राजपाट और गद्दी के खेल हैं। अंग्रेज इस तमाशे से लुत्फ अंदोज हो रहा है। एक बात बताऊं पारो, क्या अब भी अंग्रेज़ों से तुम्हारा राब्ता है? वो चुप रह गई। और ये सवाल मैं कर रहा हूं पारो, इसका जवाब मेरे सीने में दफन हो जाएगा, मैंने इसरार करके कहा। वो मुझे अपना दोस्त समझते हैं, मगर ये अमर मेरी मर्जी पर है कि मैं अपने दोस्तों को किस किस्म की इतलात फराहम करूं। तुम ये रवाबत कायम करना, और मुझे अब तुम पर पूरा एतमाद है। यकीनन अब तुम मेरे साथ कोई फ़रेब नहीं कर रही। मुझे फ़ख्र है कि मैंने तुम्हें वाकई फ़तेह किया है। अपनी मौजूदा सरगर्मियों में तब्दीली ना करना। अब माजी की तलखियों के बारे में मुझसे कोई और सवालात मत करना। मैं सिर्फ एक बात और जानना चाहूँगा कि तुम मुझे जगदीप की हवेली और उसके ख़ानदान के अफराद के बारे में तफसील से बताओ। पर जगदीप के पिता कमर परदेव के शजरे, हवेली के हालात और अनजहानी प्रकाश चंद्र से कदीम ख़ानदानी इख्तलाफात के मतलब एक तफसीली रूदाद मेरे सामने पेश की। बातें करते करते हम 2-2.5 घंटे गुजर गए। रात के 11 बज रहे थे। अंधेरे का यही वक्त मेरे लिए बड़ा कीमती था। बातें करते करते हमें 2-2.5 घंटे गुजर गए। रात के 11 बज रहे थे। अंधेरे का ये वक्त मेरे लिए बड़ा कीमती था। पारो मुझे रात भर के लिए रोक रही थी। उसका कहना था कि यह ख्वाबगाह मेरे लिए सबसे महफूज जगह है। सबसे महफूज होने के अलावा सबसे निशात अगी जगह भी यही थी, क्योंकि यहाँ पारो थी। यहाँ पारो के बदन का दिलकश पौधा लहलहा रहा था, और उसके फूलों की नशा आवर खुशबू माहौल में बसी हुई थी। वो अंदर ख्वाबगाह में खाना ले आई। खाना ठंडा हो चुका था। लो खाओ। उसने अपने हाथ से लुकमा बनाकर मेरे मुंह में रख दिया। मैंने लुकमा उसकी उंगलियों समेत चबाना शुरू कर दिया। चंद लुकमे खाने के बाद उसने जग से पानी लौट कर मुझे दिया, और मैंने खूब सैर होकर पानी पिया। अब शरीनी की ज़रूरत महसूस हो रही थी। मैंने खाने की ट्रे पर नज़र डालकर कहा, और शरीनी मौजूद नहीं है।
बांदी को मालूम है कि मैं खाने में मीठा नहीं खाती। वो सादगी से बोली, क्यों नहीं? मैंने उसकी कमर में बाजू हमायल कर दिए। खाने के बाद गुलाबी लबों की रस से ज्यादा बेहतर कोई चीज नहीं होती। ये कुदरती रस है और कुदरत ने तुम्हें से खूब नवाजा है। वो मेरे बारे में कोई कलमा खैर अदा करने वाली थी कि मैंने उसके प्याजी लब गोयाई से महरूम कर दिए और मैं उसके नाजुक लबों से देर तक रस कशीद करता रहा। मेरा हल्क शह से तर हो गया। तुम जा क्यों रहे हो? वो मचल कर बोली। जाने को किसका जी चाहता है? कई रातों से जाग रहा हूँ। तुम्हारी जुल्फ़ों की छाँव में बड़ा आराम मिल रहा है। तुम्हारी गुदाज पहलू में रात गुजारने से बेहतर और कोई तसव्वुर नहीं किया जा सकता। मैंने उसकी साड़ी का पल्लू सर पर रखते हुए कहा, तुम कितनी मशरकी लगती हो। उसे अपने बेतरतीब लिबास का ख्याल आ गया। साड़ी जगह जगह से मसक गई थी। तू जा रहा है? वो लिबास दुरुस्त करते हुए सियासियत से बोली। हाँ, जाना ही होगा। मैंने उसकी कलाई पर बंधी हुई घड़ी देखी। 11:30 बज रहे हैं। अब कब आओगे? जल्द ही। कोई अहम खबर हो तो वीनस की तरफ आ जाना। हो सका तो कल रात फुर्सत से तुम्हारे पास आऊँगा। वादा रहा। पक्का वादा। और मैंने उसके हाथों को बोसा दिया। जिंदा रहा तो ज़रूर आऊँगा। तुम अच्छे खासे सीडिस्ट हो, अच्छी बातें नहीं करते। उसने दरवाज़ा खोलकर बाहर की तरफ देखा और मुझे इशारा कर दिया। मैं फुर्ती से बाहर आ गया। हर तरफ खामोशी छाई हुई थी। हल्की रोशनियां टिमटिमा रही थी। पारो से मुलाकात के बाद मैंने अपने प्रोग्राम में बड़ी तब्दीली कर दी। सुबह से मैं प्रीत के ख्याल में गुम था। कल रात भी उसके पास जाते जाते रह गया था। प्रीत बूंद की हरी मिर्च थी, तरादार, तीखी, कोम्पल शार्प। उसका बदन रामपुर के चाकू की तरह, कच्ची इमली बबोल की लकड़ी की तरह उसका बदन चटकता हुआ जलता हुआ रहता था। रुखसार पर हमेशा शुफक का मंजर होता। दुबली पतली छरेरी सीमाब सिफत। मैं उसका गुस्सा देखने के लिए कई दिनों से बेताब हो रहा था। ये वक़्त नहायत मौजूद था। मगर पारो ने परशोत्तम का जिक्र करके लर्जा दिया था। पारो के बयान के मुताबिक रात के वक़्त जगदेव के कमरे में परशोत्तम अमूमन क़याम करता था। मैं वीनेश के कमरे से फ़ोन करके उसकी मौजूदगी की तस्दीक कर सकता था, लेकिन मैंने ये नहीं किया, बल्कि कल रात की तरह छुपता छुपाता बीना रानी के कमरे तक पहुंच गया। मैंने आहिस्तगी से दस्तक दी और रुमाल से अपना चेहरा छुपा लिया। पिस्तौल मेरे हाथ में मौजूद था। मैं पूरी तरह मुस्तैद खड़ा था। ख्याल था कि बांदी का चेहरा जैसे ही दरवाजे से बाहर आएगा, अपनी शनाख्त के लिए उसे एक लम्हे की मोहलत भी नहीं दी जाएगी। लेकिन अंदर से बांदी नहीं निकली, बल्कि खुद बीना रानी की आवाज़ आई। कौन है? मैं। दरवाज़ा खोलिए बीना रानी, मैं हूँ आपका सेवक। वो मेरी आवाज़ पहचान गई थी। मोहनदास। हाँ, मैंने जवाब दिया ही था कि दरवाज़ा तेज़ी से खुल गया और बीना रानी का मुस्कुराता हुआ चेहरा नजर आया। वो एक लंबा गाउन पहने हुए थी। उसके स्याह बाल खिले हुए थे। आंखों में खुमार छाया हुआ था। मुझे देखकर वो खिल उठी और वो इतनी ही हसीन थी जितनी कल रात। मुझे यकीन था कि तुम ज़रूर आओगे। सुबह आपने कुछ बातें ऐसी कर दी थी। मैंने ख्वाबगाह पर एक तायराना नज़र डालकर कहा और वो हंस कर बोली, वो तो वहाँ की बातें थीं, इसीलिए मैं यहाँ की बातें करने आ गया। मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। कल रात तुम मुझे परेशान करके छोड़ गए थे। आज तुम्हें फुर्सत है ना? हाँ, बहुत। अब कोई आएगा तो नहीं? मैंने किसी कदर खौफज़दा लहजे में कहा। नहीं, अब यहाँ सिर्फ तुम ही हो। वो सरशारी से बोली और उसने चटकनी चढ़ा दी। फिर उसने नीली और सुर्ख रोशनियों के बल्ब जला दिए। आओ इधर बैठो। अब यह हजाब बात छोड़ दो, मेरे करीब आओ। सुनो, मैंने सख्ती से कहा। उसने पलट कर देखा और मेरे हाथ में पिस्तौल तना हुआ था। उसके चेहरे का रंग बदल गया। तुम ये क्या? वो हज़ियानी अंदाज में बोली। क्या चाहते हो? बीना रानी, इसे पहचानती हो? ये पिस्तौल है, नन्ना मुन्ना छोटा सा बेआवाज़ आला, और इसके ऊपर जो एक खौल चढ़ा हुआ है। ये खौल आवाज़ अपने अंदर ही घूंट लेता है। मैं ज़्यादा बात करना नहीं चाहता। फ़ोन उठाओ और जगदीप के कमरे में परशोत्तम को बुलाओ। उसे कहना कि तुम्हारे पास इस वक्त एक अहम खबर है। मगर मैं परशोत्तम नाम के किसी शख्स को नहीं जानती। बकवास बंद करो। जो मैं कहता हूँ वह करो। फ़ोन करो। मैंने गर्ज कर कहा, वरना यह पिस्तौल तुम्हारा खूबसूरत बदन लहूलुहान कर देगा। उसे मुझसे ऐसी जुरात का यकीन नहीं था और वह कुछ देर शशदा रही और मैंने उसके करीब जाकर उसके रुखसार पर ढीले हाथ का एक तमाचा रसीद किया। तुम सब हरामजादियाँ आदमी को नहीं पहचानती, मैंने स्टाल में कहा। जल्दी करो। उसने लरजते हुए हाथों से फ़ोन किया। खबरदार, कोई चालाकी दिखाने की कोशिश ना करना, मैंने हुक्म दिया। उसने जल्दी नंबर मिलाए। जल्दी किसी ने उठा लिया। जगदेव।
वो सहमी हुई आवाज में बोली, परशोत्तम है। मैंने पिस्तौल की नाल उसके कान पर रख दी। दूसरी तरफ से जवाब अस्वात में मिलने पर उसने कहा, उसे फौरन मेरे कमरे में भेज दो। कुछ ताखीर के बाद वो बोली, हाँ ज़रूरी काम है, एक खबर, काम ही की खबर है, फ़ोन पर नहीं बता सकती, जल्दी जल्दी। मैंने रिसीवर छीन कर केडल पर रख दिया। बीना रानी, मुझे अफसोस है कि तुम्हारी ज़िंदगी बहुत मुख्तसर रह गई है। मैं कोई कदम इत्तेफाक से नहीं उठा रहा हूँ, बल्कि कुछ फैसला करके यहाँ तक आया हूँ। तुम जानती हो कि वक्त बहुत कम है। परशोत्तम इस तरफ आने के लिए निकल पड़ा होगा। तुम लोग बार बार की तंबीह के बावजूद शरारतों से बाज नहीं आए। मैं अपने ज़मीर के मुकम्मल इत्मीनान के बाद ये नापसंदीदा कदम उठा रहा हूँ। तुम ही लोगों ने रात वीनिश पर और परसों मुझ पर 10 आदमी से हमला कराया। तुम्हें फ़र्द जुर्म बड़ी स्याह है, लेकिन अब बाजी पलट गई है। फैसला सुनने के लिए दूसरे कमरे में चलो। मेरे लहजे की सर्दी से वह गगियाने लगी और धड़ाम से मेरे पैरों पर गिर गई। मैं बेकसूर हूँ, मुझे माफ़ कर दो। उसे अपने गाउन की बेतरतीबी का ख्याल भी नहीं रहा था और उसका नीम उरिया बदन मेरे पैरों तले तड़प रहा था। क्या मैं तुम्हें नाम गिनाऊं? मैंने उसे एक झटके से उठाया और दूसरे कमरे में धक्का दे दिया। खून के बदले खून। नहीं, दहशत से उसकी आवाज़ फट गई थी। अभी अभी उसने जगदेव से जिस लहजे में बात की थी, उससे साफ ज़ाहिर था कि वो खून रेज वाक़यात में किस हद तक मुलव्वस है। उसकी लर्जा खेद फरियादों से मेरा फैसला नहीं बदल सकता था। ये एक अजियतनाक और रूह फरसा काम था। मेरे हाथों में अरताशता हुआ, लेकिन दूसरे लम्हे मैंने जल्दी से जल्द मंदिर बदलने के लिए उसे खामोश कर दिया। वो तवरा कर गिरी और एक हल्की सी चीख बुलंद हुई। मैंने उसे मजीद अजीजों से बचा लिया। बगली कमरा बंद करके मैं दोबारा बड़े कमरे में आ गया और चटकनी खोल कर दरवाजे की आड़ में खड़ा हो गया। मैंने दरवाज़ा ज़रा सा खोल दिया। चंद सानियों के बाद किसी ने दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी, फिर अंदर झांक कर देखा। अभी वह दरवाजे के अंदर आया ही था कि मैंने पुश्त पर उसकी एक ज़रब रसीद की और वह ऊंधे मुँह एक मेज़ पर गिरा और उसका पिस्तौल दूर फर्श पर जा पड़ा। खामोश, हरकत करने की कोशिश ना करना, मेरे हाथों में तुम्हारी मौत का बटन है। अंदर बीना रानी की लाश पड़ी है, हाथ उठा लो। उस ग्रांडियल ने पीछे मुड़कर पिस्तौल देखने की जसारत जरूर की, मगर जट दोनों हाथ ऊपर उठा लिए। मैं उसे निशाने पर लेता हुआ फुर्ती से उसके पिस्तौल तक गया और उसे आसानी से उठाकर जेब में डाल लिया। परशोत्तम, मेरे साथ बाहर चलो। वो कवि हिकल चकस चौड़ाई और लंबाई में किसी हाथी की मानद था, लेकिन दिमाग आदमियों का रखता था। पिस्तौल का इशारा समझ गया और मैं उसके पहलू में चलने लगा। एक ज़रा सी हरकत तुम्हारी इस सुंदर शरीर की बर्बादी का सबब बन सकती है। खामोशी से चलते रहो इधर। उसने गौर से मुझे देखा और फिर अपने दांत निकाल दिए। उसके तेवर गैर संजीदा थे, चुनाचा मुझे ज़्यादा संजीदगी इख्तियार करनी पड़ रही थी। कुछ दूर तक हम जनान खाने की आम राहदारी में चलते रहे। दूर से देखने पर किसी को अंदाज़ा नहीं हो सकता था कि कौन किसके हुक्म पर आ रहा है। दरमियान में एक जगह बाहर निकलने का रास्ता था और मैंने उसे हुक्म दिया, दरवाज़ा खोलो। उसने चूनों चराह के बगैर तामील की। बाहर खुली फिजा में आके उसने दिमाग को हवा लगी तो कुछ बदलने लगा। अभी उसने पैंतरा बदलने का इरादा किया था कि मेरे एक भरपूर ठोकर से वह दूर तक लड़कता चला गया। जिंदगी से तंग आ गए हो, मैंने सरगोशी में कहा। मुझे तुमसे इस हमाकत की उम्मीद नहीं थी। देख नहीं रहे कि मेरे हाथ में मौत की देवी मौजूद है। ये खिलौना जेब में रख लो। देखो, उसकी बारी भरकम आवाज़ गूंजी और उसकी आवाज़ में कुत्तों की गुराहट थी। तो तुम्हारी ये हसरत भी पूरी कर दी जाएगी, मगर उसके लिए ये जगह मौजू नहीं है। खामोशी से अपनी गाड़ी तक चलो। मुझसे किसी रहम की तवक्का मत करना, मेरे बारे में तुम सुन चुके होगे। मेरा नाम मोहनदास है। उसने नफरत से ज़मीन पर थूका और विनय चंद्र के महल से कुछ फासले पर खड़ी हुई नीली गाड़ी तक पहुंच गया और अकड़ कर खड़ा हो गया। अगली सीट पर बैठ जाओ। हम दोनों एक साथ अंदर दाखिल हुए। मैं पिछला दरवाज़ा खोलकर पिछली नशस्त पर बैठ गया। बैठते ही मैंने पिस्तौल उसकी गर्दन पर रख दी। गाड़ी चलाओ, मैंने दुरुस्तगी से हुक्म दिया। उसने गाड़ी स्टार्ट कर दी। सदर दरवाजे के करीब मैंने उसे हारन बजाने का हुक्म दिया ताकि दरबान दूर ही से उसकी गाड़ी देखकर दरवाज़ा खोल दे। यही हुआ और मैंने एहतियातन पिछली नशस्त में अपना चेहरा छुपा लिया था। मेरे हाथ उसकी गर्दन तक दराज था। दरबान कुत्तों की तरह मानूस और नामानूस बुएं सूंघने में मुश्ताक होते हैं। ज़रा दरवाज़ा मुस्तदिक से खोल दिया गया और परशुत्तम गाड़ी निकालकर सड़क पर ले आया। हाँ, अब तुम ठीक तरह से काम कर रहे हो। गाड़ी का रुख अपने अकाउंट की हवेली तक जाने वाली सड़क पर मोड़ दो। ख्याल रहे, रास्ते मेरे जाने पहचाने हैं। तुम चाहते क्या हो? उसकी आवाज़ में झिझक थी। जो तुम चाहते हो, मैंने हंसकर कहा। शायद तुम पूरी तरह मुझे नहीं जानते, उसने सर्द मोहरी से कहा। तुम्हारे बारे में
तुम्हारे बारे में भी मेरा यही ख्याल है। मेरे हाथ बहुत लंबे हैं, तुम गलती कर रहे हो। मेरी सलाहियतों का भी तुम्हें इल्म भी नहीं। मैं खामोश हो गया। गाड़ी तेज रफ्तारी से जगदीप की हवेली की तरफ बढ़ रही थी। बाकी रास्ता हमने खामोशी से तय किया। जब हवेली करीब आ गई तो मैंने सिहारन बजाने का हुक्म दिया। देखो परशुत्तम, तुम्हें मालूम है कि मैं बे इरादा यहाँ नहीं आया हूँ। जिस तरह अब तक तुम मेरी हदायत पर एक नेक बच्चे की तरह अमल करते रहे हो, आइंदा भी करते रहना, और मैं तुम्हें ज़्यादा परेशान नहीं करूँगा। उसने बेपरवाही से सर हिलाया। हारन की आवाज़ सुनकर एक दरबान छोटे दरवाजे से बाहर आया। हेडलाइट्स की तेज़ रोशनी में वो गाड़ी पहचान नहीं सका। परशुत्तम ने रोशनियां मदम कर दी। उसने वही खड़े खड़े सलाम किया और अंदर जाकर कुछ कहा। फौरन दरवाज़ा खोल दिया गया। परशुत्तम अंदर दाखिल हो गया। गाड़ी वहाँ अंधेरे में खड़ी कर दो। कुछ दूर जाकर मैंने एक मुनासिब जगह का जायज़ा लेते हुए कहा, अगर तुमने यहाँ खून खराबे की कोशिश की तो नताइज बहुत हौलनाक होंगे। वो सख्ती से बोला। चुप रहो और गाड़ी से उतर जाओ, उस तरफ चलो। और मैं उसे अंधेरे में ले जाते हुए बोला, परशुत्तम, तुमसे दो बदू जंग ना होने का हमेशा हसरत रहेगी। मुझे अफसोस है कि तुम्हें मारने के सिवा कोई चारा नहीं। इतनी दरिंदगियों के बाद अब तुम्हें सज़ा मिल ही जानी चाहिए। नहीं नहीं, उसकी आवाज़ अचानक थरथराने लगी। मुझे तुमसे कोई हमदर्दी नहीं है, मैंने सर्द आवाज़ में कहा। मोहनदास, हम दोनों अपने अकाओं के आलाकार हैं। वो पहल तन आर्दी से बोला, और हम दोनों एक दूसरे के काम आ सकते हैं। तुम मुझे हंसा रहे हो। मैं तुमसे सच कहता हूँ, एक मर्द का वादा आजमा लो। मैं अपने फैसले से नहीं फिरता। तुम्हें मार कर मुझे आगे जाना है और राजकुमार जगदीप और उसके गुर्गों को यह बताना है कि अब तक हम सिर्फ उनके हौसले देख रहे थे। ये पहला जवाब है। मैं दानिस्ता ताखीर से काम ले रहा था। परशुत्तम ने मुझे तरह तरह मनाने और नरम करने की कोशिश की। मैंने तंग दिली से उसे मुस्तरद कर दिया। परशुत्तम, तैयार हो जाओ। नहीं मोहनदास, रहम करो। रहम तुम पर, तुम जैसे शख्स पर जिसने कभी किसी पर रहम नहीं किया। तुम मर्दानगी से अपनी मौत कबूल करो। मैं अपने भगवान, अपनी माँ की कसम खाता हूँ कि तुमने मेरे साथ रियायत कर दी तो हमेशा तुमसे वफादार रहूँगा। वो लड़ता हुआ बोला। तुम पर यकीन करने को जी नहीं चाहता। मैंने कुछ नरमी इख्तियार की। तुम एक बेएतबार तोते हो। और वो मेरे यहाँ एक ज़रा सी गुंजाइश देकर गड़गड़ाने लगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ मोहनदास, सिर्फ एक बार एतबार करके देखो। तुम्हें याद है कि तुमने क्या किया है? तुमने उस वक़्त कुछ सोचा था? मुझे सब याद है। मेरा शरीर खूनों से रंगा हुआ है। और ये तुमने इन जागीरदारों, रईसों और हरामजादों की खातर बेगुनाह इंसानों का खून बहाया। उस वक़्त वो मेरी हर बात तस्लीम करने पर आमादा था। मैं जो कुछ कहता रहा और वो उस पर नादम होता और माफ़िया मांगता रहा, और वह बार बार मुझसे वफादारी का वादा करता रहा। मैं पहले उस मोजिज़ नुमा एजाद पस्तौल का कायल था। परशुत्तम जैसे पहाड़ी शख्स की आर्जी देकर उसकी अहमियत का कुछ और अंदाज़ा हुआ। देखने में एक मामूली सी शय है, मगर है फितना। मेरा ख्याल है कि इससे अच्छी चीज़ इंसानों ने आजाद नहीं की। उसके मुसलसल नज़ारे से परशुत्तम का बुरा हाल हो गया, और पस्तौल के ऊपर जो खौल चढ़ा हुआ था उसने महमीज़ का काम किया। तो फिर मैंने झुक कर कहा, एक शर्त पर। कहो कहो। उसने मेरा जुमला उचक लिया। मुझे कमर पर देव के ख्वाबगाह का आसान रास्ता बताओ। तुम मुझे मारना चाहते हो? वो वैश्य से बोला। अपनी जान के बदले उनका जान का सौदा कर लो। मुझे मंजूर है। वो तेजी से बोला। मगर कुछ नहीं, मुझे रास्ता समझाओ। मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। नहीं, मैंने डांट कर कहा, अपनी तरफ से कोई बात मत करो। ठीक है। उसने सांस लिए बगैर इमारत के जगराफिए, कमर परदेव की क़यामगाह की तरफ जाने वाले आसान तरीन रास्ते और मेरे इस्तफसार पर तमाम ज़रूरी सवालों के जवाबात किसी मशीन की तरह दिए और मेरे साथ चलने की पेशकश करने लगा। लेकिन मैं उस बदकमाश के साथ इमारत में दाखिल होने की नादानी कैसे कर सकता था? वो छठा व बदमाश था और मुझे शुबा था कि कहीं उसने मेरी गलत रहनुमाई ना की हो। तमाम तफसील नोट करके बाद में मैंने घड़ी में एक घड़ी देखी। 1 बज रहा था। इमारत पर अंधेरा छाया हुआ था। जहां हम दोनों खड़े हुए थे वो एक सुनसान जगह थी, और मैंने एक लम्हे की आंखें बंद की और सख्ती से होंठ बेंच कर पे दर पे 2 गोलियां चलाईं। परशुत्तम की एक हल्की सी कर्बनाक आवाज़ उभरी और मेंढकों की टटराहट और झींकरों के शोर में डूब गई। मुझे एहसास था कि मैंने एक इंतहा पसंदाना कदम उठाया है। जगदीप की अजनबी हवेली में मुझ पर किसी भी तरफ से कोई बला नावल हो सकती थी, लेकिन दिल ने दिमाग की हर दलील रद्द कर दी। परशुत्तम का पहाड़ उठ चुका था और मुझ पर खून सवार था। जहाँ जहाँ अंधेरा था वहाँ मेरे कदम लपक रहे थे, और परशुत्तम की मामूलात के मुताबिक मैं एक सफ़ेद इमारत की तरफ बढ़ रहा था जो शान शिकवा में दूसरी इमारतों से मुख्तलिफ नज़र आती थी। यहाँ 2 ऊँगते हुए दरबान बैठे थे। मैं इमारत के अकबी हिस्से की तरफ चला गया। अंदर किसी खिड़की से रोशनी आ रही थी।
یہ 2 منزلہ عمارت تھی۔ آسان طریقہ تو یہ تھا کہ میں دربانوں کو ابدی نیند سلا کر اندر داخل ہو جاتا، مگر میں نے پرشوتم کا بتایا ہوا راستہ آزمانے کا ارادہ کیا۔ ابھی تک ہر چیز اس کے بتائے ہوئے نقشے کے مطابق تھی۔ میں کوئی آواز، کوئی چہکار پیدا کیے بغیر دربانوں کی نظر سے بچتا عمارت کے گرد گھومتا رہا اور ایک پرنالے کی مضبوطی کا اندازہ کر کے عمارت کی چھت پر چڑھنے کی کوشش کرنے لگا۔ پہلی منزل عبور کرنے کے بعد مجھے ایک منڈیر نظر آئی جس کے اوپر ایک کھڑکی تھی اور جس کے دروازے میرے استقبالی کے لیے کھلے ہوئے تھے۔ میں نے اپنی زندگی کے بہت سی خوش قسمتیوں میں سے اسے ایک سمجھا، اور یہ ان دربانوں کی تقدیر کی یاوری تھی، اور وہ اپنی زندگیاں صاف بچا گئے۔ منڈیر پر احتیاط سے قدم رکھنے کے بعد میں کھڑکی کے راستے آسانی سے کمرے میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گیا، اور مصالحوں اور کھانوں کی بو میرے نتھنوں میں گھس گئی۔ کمرے میں گہرا اندھیرا تھا، یہ باورچی خانہ تھا۔ زمین پر پڑے ہوئے برتن سے میرے پیر ٹکرائے اور شور اٹھا۔ پرشوتم کے بیان کے مطابق کمر پردیپ مشرق کی سمت کے گول کمرے میں آرام کرتا تھا۔ ظاہر تھا کہ وہ جگہ باورچی خانے سے کافی دور ہوگی۔ میں نے دروازے سے جھانک کر دیکھا اور مجھے یقین ہو گیا کہ کمر پردیپ کی موت کے لیے آج ہی کی رات مقسوم ہو چکی تھی۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر باہر کی روشنی بجھا دی۔ اندھیرے نے میری معاونت کی اور میرا حوصلہ بڑھایا، اور میں مشرق کی سمت اس گول کمرے کے باہر پہنچ گیا جو مبینہ طور پر کمر پردیپ کی آرام گاہ تھا، اور پرشوتم کے نقشے کے مطابق جس کے سامنے ایک بادامی تصویر لگی ہوئی تھی، اس کے برابر کمروں کا ایک سلسلہ تھا۔ کمروں سے باہر بند جگہ پر نرم قالین بچھا ہوا تھا تاکہ مجھ جیسے لوگ اندر داخل ہوں تو آواز پیدا نہ ہو سکے۔ ادھر ادھر بیش قیمت فرنیچر اور گلدان رکھے ہوئے تھے۔ دیواروں پر ارزوئے روایت تصویریں آویزہ تھی، چھتوں سے فانوس لٹکے ہوئے تھے۔ یہاں ایک چھوٹی میز پر فون رکھا ہوا تھا، لیکن مجھے کمر کا نمبر معلوم نہیں تھا۔ اوپر کی پوری منزل کمر پردیپ کے لیے مخصوص معلوم ہوتی تھی۔ نیچے سیکرٹری اور اس کا پرسنل سٹاف رہتا ہوگا۔ یہ لمحے بڑے کشمکش کے تھے۔ میں نے دروازے پر آہستہ سے دستک دی۔ وہ بوڑھا نیند کی گولیوں کے بغیر کہیں سویا ہوگا۔ خواب گاہ میں تازہ ہوا کے آنے کے لیے کھڑکیاں شاید باہر کی سمت کھلتی تھیں۔ کمر نے اپنی حفاظت کے لیے اچھا کمرہ منتخب کیا تھا۔ شب کا پہلا پہر تو دستک پر کمر کے جاگنے کا امکان تھا۔ تنگ آ کے میں نے اپنے پوشے سے دروازے پر زور لگایا۔ دروازہ میرے جسم کی ضرب سے متحرک ضرور ہوا، مگر اس سے کوئی خاطر خواہ نتیجہ برآمد نہ ہوا۔ پرسوں رات میں نے ایک دروازہ توڑ کر نجات حاصل کی تھی۔ مجھے کیچو کی یاد آ گئی جس نے مجھے مشکل موقعوں پر عزم و ہمت کی تلقین کی تھی۔ میں نے شدت سے خواہش کی کہ کاش اس وقت کیچو وارد ہو جائے، تو وہ کسی بھی جگہ آنے پر قادر ہے، اور اگر وہ نہ آئی تو کیا ہوگا؟ کہ مجھے اپنی جان بچانے کے لیے واپس جانا ہوگا۔ جو فیصلہ کرنا ہے خود مجھے کرنا ہے، اور ابھی کرنا ہے، کیچو کی آمد کے بغیر۔ میں نے پھر دروازے پر ہلکی ہلکی ضربیں لگانا شروع کر دیں۔ میرے گداز اور بھاری جسم کی ضرب سے ہلکی آواز پیدا ہوئی تھی۔ دروازہ ہل جاتا اور میں وہ دروازہ آسانی سے توڑ سکتا تھا، مگر اسے پیدا ہونے والے شور کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا۔ ناکامی کے خیال سے مجھ پر جنونی کیفیت طاری ہو گئی۔ جلد ہی مجھے یہ باور کرنا پڑا کہ اس طریقے سے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ کم وقت بوڑھا گہر نیند سو رہا ہے، یا میرے مارنے سے پہلے ہی مر چکا ہے، یا پرشوتم نے کمرے کی غلط نشاندہی کی ہے۔ تھک کے میں دروازے کے قریب رکھے ہوئے صوفے میں دھنس گیا، اور میں نے دوبارہ پرشوتم کے بیان کی ہوئی تفصیلات پر غور کرنا شروع کیا۔ کمر پردیپ اوپر کی منزل پر تنہا نہیں ہوگا، اور یہ بات طے ہے کہ خواب گاہ کا دروازہ کسی دوسرے کمرے میں بھی کھلتا ہوگا، اور وہ کمرہ خواب گاہ سے ملحق ہوگا۔ اب یہی ایک صورت ہے کہ قریب تر دروازے پر دستک دی جائے۔ چاروں نے چار میں نے ملحقہ دروازے پر دستک دی۔ دیر بعد اندر روشنی ہوئی، اور ساتھ ہی اندر سے ایک مردانہ آواز آئی، کون؟ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اندر سے پھر کسی نے پوچھا، کون ہے؟ دروازہ کھولو، میں نے ہلکی سی آواز میں کہا۔ آتا ہوں۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا اور میں نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا اور اسے اندر لے گیا، اس کی آنکھیں اچانک آفتاب سے پھٹ گئیں، اور وہ ایک پتلا شخص تھا جو کمر پردیپ کا اٹینڈنٹ معلوم ہوتا تھا۔ پستول دیکھ کر تو اس کی آنکھیں پتھرا گئیں، اور میں نے اس کے منہ سے اپنا ہاتھ ہٹا لیا۔ مجھے کمر پردیپ کے کمرے میں لے چلو، میں نے اس پر راشا برندام شخص کو حکم دیا۔ اس نے لرزتے ہوئے بائیں جانب اشارہ کیا۔ دروازہ کھولو، میں نے اسے دھکا دیتے ہوئے کہا۔ اس نے دروازہ ہلکے انداز میں دبایا ہی تھا کہ وہ کھل گیا، اور میں نے ایک سجے سجائے ہوئے کمرے میں موجود تھا۔ اس کی آرائش و زیبائش دیکھنے سے تعلق تھی۔ کونے میں ایک بڑا سا پلنگ موجود تھا۔ پلنگ کے پاس میز پر شراب کی بوتلیں تھیں اور گلاس اوندھے پڑے تھے۔ کمر کے پہلو میں گدرائے ہوئے بدن کی تر و تازہ عورت پھیلی ہوئی تھی۔ اسے ہوش نہیں تھا کہ اس کے ہاتھ پاؤں کہاں بکھرے ہوئے ہیں۔
दोनों बदमस्त दुनिया माफिया से बेनियाद उड़िया हालत में दूसरे से गुथे हुए थे। मेरे साथ है वह शख्स वहीं बेहोश हो गया। उसने मेरा काम आसान कर दिया और मैंने जेब में पिस्तौल रखकर औरत को उससे जिस्म से अलहदा किया। कहाँ? उसके नूशे में डूबी हुई आवाज़ आई, कहाँ? औरत को उठा के मैंने एहतियात से फर्श पर रख दिया और उसे अपनी सुध नहीं दी थी। फिर मैंने पिस्तौल जेब से निकाल कर कमर को आवाज़ दी और वो नहीं उठा और मैंने उसका शाना पकड़ कर झंझोड़ा और उसमें किसी कदर हरकत हुई और वह नशे और नींद की में गड़कते हुए आवाज़ में बोला, कौन बदतमीज़ है? ऐसी कैफियत में उससे कोई बात नहीं की जा सकती थी। मुझे डर था कि होश में ना आ जाए, वरना कमर के साथ उसे भी नाहक अपनी ज़िंदगी से हाथ धोना पड़ता। कमर के जिस्म पर पिस्तौल की गोली झपटी तो उसने एक हल्की सी सिसकी भरी और उसकी गर्दन ढलक गई। बिस्तर खून से रंगीन होने लगा और मैंने फ़ौरन वहाँ से फरार होने का इरादा किया। वापस आते हुए मैंने एक बार मुड़कर देखा और मुझे पागलपन का एहसास हुआ। मैं बेहोश अटेंडेंट को भूला जा रहा था और उसके दिमाग में मेरा चेहरा मुर्तसिम हो गया होगा। मैंने बेजबर खुद को आमादा किया और उस पर पिस्तौल उठाते हुए मेरे हाथ कांपे और दिल दुखने लगा, लेकिन मैं उसे छोड़ देता तो मुझे अंदाज़ा था कि मेरा क्या हश्र होता। चुनाचा मुझे उसकी आर्जी बेहोशी दायमी बेहोशी में तब्दील करना पड़ी और मैंने उसकी रूह से सदक दिल के साथ माजरत तलब कर ली।